जिन लोगों ने भी 2025 में अपना H1B एक्सटेंशन के लिए दिया हुआ है, या फिर उन्होंने अमेंडमेंट कराया हुआ है, या फिर ट्रांसफर कराया हुआ है, या फिर I-140 के लिए या फिर फॉर्म एप्लीकेशन के लिए उन्होंने फाइलिंग की हुई है, तो सबसे बड़ा रीजन इन्हीं लोग को पकड़ के डिपोर्ट करने का है। मींस जो वो एम्प्लॉय था मेरा, उसने F1 वीजा के थ्रू वो यहाँ पे उसका H1 लगा था। अमेरिकन, यहाँ पे आपको पता है अमेरिकन ही हैं, तो इंडिया के थोड़ा बहुत खिलाफ रहते हैं, तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं, कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ प्रूफ मिल जाए। तो मेरे देखो कौन याद रखता है यार कि लास्ट टाइम आपने कितनी कंपनीज को छोड़ा हुआ है, पिछले अगर 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 10 साल का टिप्स वो लोग मांग रहे हैं। इंटरव्यू जब स्केड्यूल किया 3 से 4 दिन बाद, उस इंटरव्यू का जो टाइमिंग था वो था 45 मिनट्स। और कुछ वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे तो आप अपने HR को बता देना। तो मींस उसने, उस एम्प्लॉय ने मुझे बताया। मींस हाय दोस्तों, तो चलो आज तैयार हो जाओ एक नई इन्फॉर्मेशन के लिए, बहुत बड़े अपडेट के लिए, जो शायद यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आपको कोई नहीं दे पाएगा। तो आज वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। और जितने भी H1B वीजा वाले होल्डर्स वाले लोग हैं वो इस वीडियो में जरूर रुकिएगा, या जिनका H1B वीजा लग चुका है वो लोग भी जरूर इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आपके लिए ही कुछ बेनिफिशियल वीडियो आज मैंने बनाई है। सभी लोग जानते हैं कि शिप्रा आपकी HR है, तो देखो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो आपको सिर्फ HR ही बता सकती है कि अभी फिलहाल कंपनीज में क्या चीजें चल रही हैं। तो मैं अपनी कंपनी का नाम या फिर किसी क्लाइंट का नाम शो नहीं करने वाली हूँ, मींस बताने नहीं वाली हूँ, बट हाँ H1B वीजा वालों के साथ क्या चीजें कंपनीज में चल रही हैं वो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। तो अंत तक वीडियो पे बने रहना। वेलकम टू माय चैनल, सब्सक्राइब करो चैनल को और अंत तक वीडियो को देखना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो जैसा कि पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो अभी इमिग्रेशन टीम्स हैं वो जा जाके क्लाइंट लोकेशन पे चेक कर रही हैं कि जितने भी H1B होल्डर्स वाले लोग हैं वो वहां पे मौजूद हैं कि नहीं हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, वर्क फ्रॉम होम लोकेशंस, लोग वहां पे जाके जॉब करते थे और दिखाते थे कि ऑन साइट वो लोग काम कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी अमेरिका में रह के जॉब कर रहे हैं। तो चलो बात करते हैं किन किन लोगों को पिक किया जा रहा है। इमिग्रेशन टीम, जो USCIS की जो टीम है, वो जा रही है क्लाइंट लोकेशन पे जहां पे आप लोग काम कर रहे होंगे। मींस अगर आप लोग H1B वीजा पे हैं तो आप लोगों को भी पता है कि प्रॉपर एक चेन होती है, जैसे कि जिस कंपनी के थ्रू आप लोग काम कर रहे हैं W2 प्रोफाइल पे होंगे, फिर वो वेंडर के थ्रू आप काम कर रहे होंगे, वेंडर के बाद एक दो और वेंडर होंगे, फिर लास्ट में एंड क्लाइंट होगा। तो एंड क्लाइंट पे भी आप लोग काम कर रहे होंगे, राइट। तो वही एंड क्लाइंट को जाके चेक कर रही है प्रॉपर कि आप वहां पे मौजूद है कि नहीं। लेकिन कैसे चेक कर रही है, उन्हें कैसे पता चल रहा है कि ये बंदा मौजूद नहीं होगा। LCA जो सर्टिफिकेशन आप लोगों के पास है, मींस जो LCA सर्टिफाइड आप लोगों का हुआ था जब आप लोगों ने एक्सटेंशन, अमेंडमेंट या फिर ट्रांसफर का कोई भी केस लगाया था, मींस फाइलिंग की थी, तो उस टाइम पे आप लोगों को LCA सर्टिफाइड मिला था। उसमें आपका एक बेनिफिशियरी होम एड्रेस होगा और एक आपका बेनिफिशियरी ऑफिस एड्रेस होगा। तो जो ऑफिस एड्रेस अगर आपका मेंशन है उस LCA सर्टिफिकेशन में, तो इसका मतलब कि आप वहां पे भी काम कर रहे हैं, मींस उस लोकेशन पे आप काम कर रहे हैं। तो वो लोग कभी भी जाके चेक कर ले रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि किन किन लोगों को पिक किया जा रहा है। जिन लोगों ने भी 2025 में अपना H1B एक्सटेंशन के लिए दिया हुआ है, या फिर उन्होंने अमेंडमेंट कराया हुआ है, या फिर ट्रांसफर कराया हुआ है, या फिर I-140 के लिए या फिर फॉर्म एप्लीकेशन के लिए उन्होंने फाइलिंग की हुई है, तो सबसे बड़ा रीजन इन्हीं लोग को पकड़ के डिपोर्ट करने का है। मींस कैसे पता चलेगा उन्हें कि जो अभी रिसेंटली जो लोग हैं ये लोग इस प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो उन लोग के पास डेटा होता है, बट रिसेंट जो डेटा है वो उन लोगों का आ जाता है जिन्होंने भी अभी फाइलिंग की है, या तो अमेंडमेंट कराया हो उन्होंने, मींस अमेंडमेंट या फिर कोई भी प्रोसेस आपने कराया हो, लाइक जैसे कि आपका इनिशिएट आप लोगों ने किया हो अपना ट्रांसफर भी केस, या फिर एक्सटेंशन, या फिर I-140 फॉर्म एप्लीकेशन। तो दो तरीके से आप लोग फाइलिंग कराते हो, एक रेगुलर प्रोसेस होता है, एक प्रीमियम होता है। प्रीमियम में भी ज्यादा पकड़ने के चांसेस आ रहे हैं क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि ये बंदा जल्दी क्यों कराना चाह रहा है अपना एक्सटेंशन फाइल या फिर अमेंडमेंट या फिर ट्रांसफर, वो जल्दी क्यों कराना चाह रहा है, क्योंकि विद इन 2 वीक्स में आपका अप्रूवल आ जाता है। तो उन लोगों को भी
बहुत तरीके से पकड़ा जा रहा है। तो मेरा जो एम्प्लॉय को जो उनको डाउट्स हुए होंगे कुछ भी जब फाइलिंग की थी, तो अमेंडमेंट का केस था जिसमें मेरे H1B वीजा होल्डर के एम्प्लॉय को पकड़ा गया, मीन्स पिक किया गया। अब उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन, सबसे पहले तो डायरेक्ट बिना बताए क्लाइंट लोकेशन पे चले जाना, क्योंकि LCA फाइलिंग के टाइम पे हमने लिखा हुआ था कि ये जो बंदा है ये ऑन साइट काम कर रहा है, तो उसका वर्क फ्रॉम होम एड्रेस भी था LCA सर्टिफिकेशन में और वर्क फ्रॉम ऑफिस भी एड्रेस था। तो ऑफिस एड्रेस पे एंड क्लाइंट पे जाके डायरेक्ट बात करना कि ये बंदा कहाँ है। तो उधर जो मैनेजर था उन्होंने साफ साफ बताया कि बंदा वर्किंग है, आप इनसे बात करना चाहते हैं तो बताइए। और लेडी थी, और जो अमेरिकन, यहाँ पे आपको पता है अमेरिकन ही हैं तो इंडिया के थोड़ा बहुत खिलाफ रहते हैं, तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं, कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ प्रूफ मिल जाए। तो मेरे एम्प्लॉय को बुलाया और क्वेश्चंस पूछे गए। पहले दिन जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिस दिन उन्होंने विजिट किया उस दिन तो बहुत ज्यादा कुछ खास क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि हम एक इंटरव्यू कॉल रखेंगे आपकी मेल के थ्रू। मैं आपके जो W2, जैसे कि जिस एम्प्लॉय के थ्रू आप काम कर रहे हैं, मीन्स जिस जिस एम्प्लॉयर के थ्रू आप काम कर रहे हैं, उसको हम मेल भेजेंगे और कुछ वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तो आप अपने HR को बता देना। तो मीन्स उसने, उस एम्प्लॉय ने मुझे बताया, मीन्स मेरी कंपनी में वो काम कर रहा है, एंड क्लाइंट कोई और था, तो उसने मुझे बताया कि मैम आपके पास कोई मेल आया होगा, आप प्लीज वेरीफाई कर देना। उस वेरिफिकेशन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, सबसे पहले तो मुझसे ये पूछा गया कि वो जो बंदा था उसका अमेंडमेंट लगा है तो आपने कब लगवाया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग उस बंदे की क्या थी, ये पूछी गई। उस बंदे का सुपरवाइजर कौन है, मींस मेरी कंपनी में सुपरवाइजर कौन है। जो HR है, मींस इस मेरी कंपनी में जैसे मैं HR हूँ तो मैं कितने दिन पे कैसे कांटेक्ट उस एम्प्लॉय से करती हूँ, मेल के थ्रू करती हूँ तो मेल ID मुझे देनी है। और उस एम्प्लॉय से भी सेम क्वेश्चंस पूछे गए। साथ के साथ उसका पे स्टब मुझसे मांगा, उसके W2 जो फॉर्म है, W2 फॉर्म टैक्स के लिए भरा जाता है, लास्ट 2 ईयर के W2 फॉर्म मांगे गए, प्लस पे स्टब जो है लास्ट 12 वीक्स के पे स्टब मांगे गए, मीन्स मेरे से जो मांगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे कि मुझे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ कि वो बंदा कौन सी जॉब, मतलब लाइक क्या उसकी ड्यूटीज हैं जिस कंपनी में, लाइक एंड क्लाइंट पे वो काम कर रहा है तो क्या उसकी ड्यूटीज हैं। तो ये क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए। अब जो मेरा एम्प्लॉय था उससे बोला गया कि आपका हम एक सेशन लेंगे जिसमें हम इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। अच्छा, वो जो क्वेश्चंस उन्होंने इंटरव्यू जब स्केड्यूल किया 3 से 4 दिन बाद, उस इंटरव्यू का जो टाइमिंग था वो था 45 मिनट्स। उस 45 मिनट्स में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जो कि अनएक्सपेक्टेड हैं आज के टाइम में H1B वीजा होल्डर वालों से पूछने के लिए। अच्छा, जो वो एम्प्लॉय था मेरा, उसने F1 वीजा के थ्रू वो यहाँ पे उसका H1 लगा था, तो उसका वहां तक का डिटेल लिया कि कौन से कॉलेज से आपने किया था, कौन से ईयर में किया था, शो मी और सर्टिफिकेट्स, लास्ट किस किस कंपनीज में आपने काम किए हैं, उन कंपनीज के एक्सपीरियंस लेटर दिखाइए। ऑन द स्पॉट ये सारी चीजें पूछी गई हैं। प्लस पे स्टब भी मांगा गया, क्योंकि वो हमारी कंपनी में जो काम कर रहा है उसका भी 12 वीक्स का सेम पे स्टब मांगा गया कि जो मैंने दिया था वही उसको भी देना था, और W2 फॉर्म भी उसको सेम देना था। प्लस जो, लेकिन जो वेंडर्स थे, देखो कौन याद रखता है यार कि लास्ट टाइम आपने कितनी कंपनीज को छोड़ा हुआ है, पिछले अगर 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 10 साल का टिप्स वो लोग मांग रहे थे। तो वो चीजें सारी ऑन द स्पॉट उस बंदे से पूछी गई, तो उसने बताया। फिर उसके बाद एक मेल की उसको, मतलब कि अभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं हैं आपके आंसर से, क्योंकि आंसर्स तो उसने प्रॉपर एक्यूरेट दे दिए थे, बट ये डिसाइड करना अभी थोड़ा टाइम उन्हें लगता है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि सारे आंसर्स जो दिए हैं वो हम वेरीफाई, क्योंकि वो बता रहा था कि मैंने जो भी आंसर्स दिए उन्हें वो एक्यूरेट दिए हैं, अप टू डेट दिए हैं, लेकिन वो ना सारी चीजें लिख रहे थे, मीन्स सारी चीजें नोटेड डाउन कर रहे थे ताकि वो आगे फ्यूचर में जाके वेरिफिकेशन कर पाए। जितने भी वेंडर्स हैं उनके जो मैनेजर्स हैं उनकी ईमेल आईडी भी मांगी गई, तो जितने मेरे एम्प्लॉय को पता था, अच्छा मोबाइल यूज करने दे रहे थे, मीन्स मोबाइल का वो प्रॉपर स्क्रॉल कर रहा था और चेक कर रहा था मेल आईडी से, जब भी उसने जो जो भी HR से कभी कांटेक्ट किया हो तो वो सारी मेल आईडीज उसने प्रोवाइड करा दी। तो इतना ज्यादा इस वक्त फिलहाल इमिग्रेशन टीम्स जो हैं वो इतना ज्यादा वेरिफिकेशन कर रही हैं एम्प्लॉयज की, कि जिसकी वजह से एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा परेशान है। देखो, अगर आप ऑन साइट हो, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो और H1B वीजा पे हो, तो रिस्क कहीं ना कहीं तो है ही, क्योंकि अगर आपका अमेंडमेंट ट्रांसफर या कुछ भी लगा हुआ है तो हो सकता है कि आप लोग भी पिक हो जाओ। तो अमेंडमेंट के लिए मेरे पास मेल आया कि अभी अमेंडमेंट उसका नहीं होगा। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, चलो ये बताती हूँ आपसे मैं। अगर कोई एम्प्लॉय H1 वीजा होल्डर है, ठीक है, और मेरी कंपनी में काम कर रहा है, एंड क्लाइंट उसका एग्जांपल कॉग्निजेंट है या फिर कोई भी है, डिलॉइट है, राइट, अब वो डिलॉइट से चेंज हो गया किसी और कंपनी में जा रहा है, जैसे कि नाम है टेक्सास म्यूचुअल इंश्योरेंस, इस कंपनी में जा रहा है, तो उस केस में अमेंडमेंट होगा। मींस कंपनी अगर चेंज हो रही है तो उसका अमेंडमेंट होगा, मींस एम्प्लॉयर नहीं,
कंपनी मीन्स एंड क्लाइंट जो है या फिर वेंडर कोई है वो चेंज हो रहा है तो अमेंडमेंट होगा। तो ऐसे केस में अमेंडमेंट होता है तो अमेंडमेंट ही फाइलिंग करी हमने उसकी और उसकी वजह से वो पिक हुआ। तो आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन देने का मेन मोटिव यही था क्योंकि मैं हूँ एचआर और इन्फॉर्मेशन तो देखो जितनी भी है ट्रम्प से रिलेटेड वो मैं प्रोवाइड कराती हूँ, बट जिस प्रोफाइल में मैं काम कर रही हूँ उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन शायद मैं ही दे सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों को चेक करते हैं, प्रॉपर वेरीफाई करते हैं और पढ़ते हैं, सुनते हैं उसके बाद। लेकिन मैंने ये बहुत करीबी से इस इमिग्रेशन टीम के इंटरव्यूज को देखा है और मैंने एम्प्लॉय से भी बात की है, अपने मेरे पास मेल्स भी हैं जो मेल आई हुई है इमिग्रेशन टीम से। तो उसके बिहाफ में मैंने सोचा कि आप लोगों को आज मैं ये इन्फॉर्मेशन दूं और जो कि शायद आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहेगी। तो देखो, आप लोगों के पास अगर आप H1B वीजा होल्डर हो और अगर एक्सटेंशन, अमेंडमेंट, ट्रांसफर या फिर I-140 फॉर्म एप्लीकेशन अगर आपने फाइलिंग की है, अपने पास LCA सर्टिफाइड रख लेना और क्लाइंट, जिस क्लाइंट पे आप काम कर रहे हो उस क्लाइंट की जितनी भी मेल्स हैं वो सारी सेव कर लेना और साथ के साथ आपके पास पे स्टब्स होने चाहिए। प्लस अपना जो आपका एम्प्लॉयर है उससे अपना पीओ लेटर भी मांग लो कि कितना पीओ आ रहा है, क्योंकि पीओ, जहाँ पे पीओ लेटर जो होता है उसमें आपका शो होता है कि आप इस क्लाइंट के थ्रू और या फिर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो आपकी है वो इतनी है। LCA सर्टिफिकेशन से आपकी सैलरी जस्टिफाई होगी, आपका एड्रेस जस्टिफाई होगा और आप किस कंपनी, लाइक किस कंपनी, एम्प्लॉयर आपका कौन है, जैसे मेरी कंपनी का वो बंदा है तो मेरी कंपनी उस LCA सर्टिफाइड में जस्टिफाई होगी। इसके साथ साथ अपना W2 जो फॉर्म है वो डाउनलोड करके रखो, वेंडर लेटर अपने पास रखना आप लोग, और बैंक स्टेटमेंट भी मांगी थी उससे 12 वीक्स की, तो बैंक स्टेटमेंट में भी कोई घपला ना हो। तो अभी से अगर कुछ चल रहा हो ऐसा कुछ तो आप लोग इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि बैंक स्टेटमेंट में कोई भी अदर स्टफ्स की पेमेंट ना हो। लेकिन हाँ, उसमें सिर्फ वो लोग यही चेक कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर है वो टाइमली उस बंदे को पे कर रहा है या नहीं, तो ये चीज़ चेक की जा रही है। बट हो सकता है कि आपके बैंक स्टेटमेंट में अगर कहीं और से भी ट्रांजेक्शन आ रही है तो फंसने के चांसेस हैं। आप लोग मुझे बताना कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही कि नहीं रही। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, सबसे पहले तो इतना प्यार करने के लिए, लाइक करने के लिए। बैकग्राउंड आपको हमेशा ऐसा ही दिखेगा क्योंकि मैं यहीं रहती हूँ, आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ, उसके लिए ही आप लोग अप्रिशिएट करो। जाऊंगी कहीं बाहर घूमने तो ज़रूर बैकग्राउंड चेंज होगा। तो अभी फिलहाल मैं रोड पे ही हूँ यहाँ पे और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही हूँ। थैंक यू सो मच, बाय। कल दोबारा एक नए ब्लॉग में मिलते हैं।